हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और जो हमारा टारगेट है कि हम आपके सामने प्रीलिम्स से पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस डिलीवर करें, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, जिसको ISM भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो है वो किन किन राज्यों से गुजरता है? क्या उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो चारों राज्य यहाँ दिए गए हैं इन चारों राज्यों से होके गुजरता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है। आप देखिए यहाँ पर IST को दिखाया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। ओके, यहाँ पर जो भारत का मानक समय है वो हम मिर्ज़ापुर के लोकल टाइम को लेते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चर्चा हमेशा से रहती है चाय बगान टाइमलाइन के बारे में। तो क्या आप चाय बगान टाइमलाइन के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, एक ये सवाल हो सकता है कि कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो किन किन राज्यों से गुजरती है। एक ये सवाल हो सकता है कि कर्क रेखा और IST जो है दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक जगह पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरली यानी संरचनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो मेघालय प्लेट्यू जो है वो दक्कन का ही एक्सटेंशन है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बाद में क्या होता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर एक फॉल्ट या गैप बन जाता है, जिसको कि कई बार गारो राजमहल गैप कहते हैं या मालदा गैप कहते हैं, जो कि बाद में नदियों के सिल्ट से भर जाता है। बांग्लादेश का पूरा इलाका जो है वही गैप है। ओके, नहीं तो पहले ये उसी से जुड़ा हुआ था, उसी का एक्सटेंशन है। स्ट्रक्चरली संरचनात्मक रूप से सेम है। दूसरा है कि जो गंगेटिक प्लेन्स है ये फॉर्म हुई है इन अ 4 डीप। इसका क्या मतलब है ये आप समझ पा रहे हैं क्या? इस तरीके के टर्म्स अगर आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो इंडो गंगेटिक बेसिन है ये एक्टिव फोरलैंड बेसिन है और इसका ईस्ट वेस्ट इलोंगेटेड शेप है। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ बने उसके बाद जो तेथिस सिंक्लिन था वो भर के यहाँ पर मैदानी भाग बना है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि जो अंडमान निकोबार है ये आराकानियोमा रेंज का एक्सटेंशन है। क्या ये बात है सही? तो देखिए, अगर हम लोग हिमालय को देखते हैं तो हिमालय का आपको शेप मालूम है कि ये जो है धनुषा आकार में है, इस तरीके से है हिमालय। फिर आप देखते हैं कि ये नमचा बरवा है अरुणाचल में, जहाँ पर कि यहाँ टर्न नज़र आता है। इसके बाद हम पूरे हिस्से को इधर कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। यहाँ पर जो यह मेघालय प्लेट्यू का भी चर्चा हो रहा था, गारो, खासी, जयंतियान, नागा पटकोई, लुसाई, ये सब हिल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यांमार का जो हिस्सा है वहाँ आराकानियोमा माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये भी जान गए। अब उसके बाद ये जो माउंटेन्स हैं पानी में सबमर्ज हो जाते हैं और जहाँ री इमर्ज होते हैं वो पहाड़ के रूप में नहीं, वहाँ पानी में है तो आइलैंड के रूप में जाने जाते हैं। तो ये कहा गया कि अंडमान निकोबार जो है वो आराकान का एक्सटेंशन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। एक बार को आप अपने मैप को भी खोल के इन चीज़ों को देख सकते हैं, बेहतर आइडिया मिलेगा। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है। पहला है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयज आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब है कि 12मासी, जिस नदी में सालों भर पानी आता हो, जिसको सादा नीरा कहते हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हिमालयन रिवर्स हिमालयज रिसीव मच देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात सही है। लेकिन क्या ये जो असर्शन है उसका ये सही रीजन है कि सालों भर पानी आता है हिमालयी नदियों में?
क्यों? क्योंकि उसको साउथ वेस्ट मानसून से बहुत ज़्यादा पानी मिलता है? नहीं, ये वजह नहीं है। चूंकि ये नदियां ग्लेशिएटिक ओरिजिन से हैं, ये हिमनद से निकल के आ रही हैं, इसलिए इनमें सालों भर पानी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बरसात का पानी सबसे ज़्यादा हिमालय क्षेत्र को साउथ वेस्ट मानसून से ही मिलता है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा आप मानसून को देख लेंगे, रिट्रीटिंग मानसून को देख लेंगे, अक्टूबर हीट क्या होता है और मानसून का मैकेनिज्म क्या है, इससे मिलता जुलता जो भी फेनोमेना है वो देख लीजिएगा। हिमालयन रिवर्स कैसे अलग हैं पेनिनसुलर रिवर से, ये भी देख लीजिएगा। ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो हिमालय में बहने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, रिवर सिस्टम्स को क्विक रिवीजन के तौर पर देखना है। चौथा है कि इसमें से कौन सा एक प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद नहीं करता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके गांठों में ऐसे बैक्टीरिया जो है कॉलोनी बना के रहते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। राइबोजियम फैमिली में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, पल्सेज, ग्राम्स वगैरह में ये होता है। लेकिन ये जो धान है ना, पैडी, ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। बाकी ग्राम, पी, बीन, ये सारे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खींच के वो मिट्टी में भर देते हैं। ऐसा धान नहीं करता है, पैडी नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिसे नाइट्रोजन गैस जो है उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में, और ये नाइट्रोजन साइकिल भी आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको मैच कराना है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। वैसे तो पंच प्रयाग होता है, 5 प्रयाग बनते हैं, देव प्रयाग देख रहे हैं, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। एक विष्णु प्रयाग जो है इस ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी चर्चा कर लेंगे। तो आपको बताना है कि ये जो देव प्रयाग है किन नदियों के बनने से मिलने से बनता है। तो ये जो देव प्रयाग है ये किसके किसके मिलने से बन रहा है? तो हम देखेंगे कि भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से जहां मिलती है, यानी डी के साथ 1 आना चाहिए। इसी तरीके से जो ये कर्ण प्रयाग है, तो ये किन नदियों के मिलने से बनता है? तो पिंडार नदी जो है जब अलकनंदा से मिलती है, ओके, तो सी के साथ 3 आएगा। नंद प्रयाग किससे बनता है? तो नंदाकिनी नदी जब मिलती है अलकनंदा से। ठीक है, तो यहां पर वैसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ठीक है, मंदाकिनी मिलती है जो, वो रुद्र प्रयाग होता है। नंद प्रयाग जो है नंदाकिनी का मिलना होता है जब अलकनंदा से। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, इस बात को समझना होगा। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट दिखा देता हूँ इमेज। ये देखिए, जो धौली गंगा है जब ये अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग, अब अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है तो नंद प्रयाग, पिंडार नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग, और जब मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और जब भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग। ये याद रहना चाहिए। उस क्वेश्चन को जानबूझ के कंफ्यूज किया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है असर्शन कि नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा एट इट्स माउथ। क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि ये एक रिफ्ट वैली से बहती है, ये रीजन है। क्या ये बात सही है? तो देखिए, नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी भले ही एक तरीके का डेल्टा होता है, लेकिन काम की बात यह है कि ये जो डेल्टा है वहाँ पर सिल्ट का डिपोजिशन नहीं होता है। कई सारे फैक्टर से नर्मदा बहुत ऊंचाई से गिर रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइड्स आते हैं, उस सेडिमेंट को बहा ले जाते हैं। तो एस्चुरी वो जगह होता है जहाँ पर कि फ्रेश वाटर सलाइन वाटर से मिलता है। लेकिन डेल्टा उस शेप को कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप, और जहाँ पर इस तरीके से सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी बनती हैं। ये काम नर्मदा में नहीं होता है। और ये एक भ्रंश घाटी से बहती है विंध्य और सतपुड़ा हिल्स के बीच में, ये एकदम सही बात है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा स्टेटमेंट कि ए जो है वो फॉल्स है और आर ट्रू है, डी। ओके, अगला जो सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें मिलान सही है।
ये घासों के मैदानों के नाम दिए गए हैं, इसमें मिलान आपको सही करना है। क्या नॉर्थ अमेरिका में उन्हें प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में क्या पंपास कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या डाउन्स कहते हैं, और अफ्रीका में क्या वेल्ड कहते हैं। तो देखिए प्रेरी नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल सही है। इसी तरीके से पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और सवाना और वेल्ड कहते हैं अफ्रीका में। यानी चारों के चारों मिलान सही है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई। तो अलग अलग ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे स्टेपी कहते हैं, कहाँ कहते हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से वो कौन सा देश है जहाँ से इक्वेटर नहीं गुजरता है, डज नॉट पास? सोमालिया, इक्वेडोर, मालदीव्स, मलेशिया और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या सोमालिया से इक्वेटर गुजरता है? तो हाँ गुजरता है। इक्वेडोर बिल्कुल गुजरता है। मालदीव से, जी हाँ मालदीव से गुजरता है। मलेशिया नहीं, मलेशिया से नहीं गुजरता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है और टोटल 13 देश हैं, ये संख्या भी याद रखिए। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इसी तरीके से जो अफ्रीका का रीजन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साओ टोमे और प्रिंसिपे, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया यहाँ से गुजरती है। और एशियाई क्षेत्र में हम देखते हैं तो मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके बाद ओशनिया में किरिबाती हो गया, इन जगहों से इक्वेटर गुजर रहा है। अगला जो सवाल है ये ट्रिकी है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये अरावली माउंटेन रेंज में पाए जाएंगे? कभी नहीं पाए जाएंगे, वहाँ तो खुद इतनी ज़्यादा एरिडिटी है। एवरग्रीन कहाँ से पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। तो जिसमें जिसमें ए है उसको तो ऐसे ही हटा दीजिए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जी पाए जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल इन्फ्लुएंस है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में पाए जाते हैं, हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं, जम के बारिश होती है इसके वजह से। और वे ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं, ना कि ईस्टर्न घाट पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 ओनली। ओके, तो ये एक मैप है, इसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पर हमारे यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। यहाँ पर माउंटेन वेजिटेशन को बताया गया है और यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर है उससे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को बताया गया है। तो लक्षद्वीप का इलाका हो या फिर अंडमान निकोबार का, ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड है, इन जगहों पर जहाँ बारिश सालाना 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कौन सा मैचिंग सही नहीं है वो बताना है। मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पीक बताना है कि क्या एंडीज का हाईएस्ट पीक जो है माउंट इकांकागुआ है? क्या माउंट काकेकस का हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस है? क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है उसका यानी ऑस्ट्रेलिया में उसका हाईएस्ट पीक माउंट कोसिस्को है? क्या रॉकीज का हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक है? या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है और जो उसका हाईएस्ट पीक है उसको कहते हैं माउंट देनाली। ठीक है, उसका एक और नाम है, मैं वो आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वैसे कह लें कि उस चेन में माउंट एल्बर्ट वगैरह है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है, इसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि जो कॉटन सॉइल है डक्कन ट्रैपी का वो ब्लैक कलर का होता है, क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि ये ह्यूमस में रीच होते हैं, इस वजह से ब्लैक होते हैं। देखिए, जो ब्लैक सॉइल है इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको रेगुर कहते हैं, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल कहते हैं, और ये वोल्केनिक ओरिजिन्स के हैं। ठीक है, यानी इनके बेस में आपको बसाल्ट नजर आता है और ये फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर्स में देखते हैं कमी रहती है इसमें, और ये रिच होता है एल्यूमिना में, आयरन में, लाइम में, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटास में। यहाँ पर ह्यूमस जो बात कही गई है वो सही नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।
ठीक है, इसमें बहुत जल्दी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और कॉटन के लिए ये एक बहुत अच्छा सॉइल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मैचिंग करना है। आप समझ जाइए कि यहाँ पर डैम्स के नाम दिए गए हैं और ये किस नदी पर है ये आपको बताना है। मेटूर डैम, अलमाटी डैम, इडुक्की और दुलहस्ती। क्या आप मैच कर सकते हैं? तो देखिए, दुलहस्ती परियोजना वापस से न्यूज में है। चिनाव नदी भी न्यूज में है क्योंकि अभी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेल ब्रिज यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। तो दुलहस्ती के साथ जो है वो चिनाब जोड़ देना है, डी के साथ 1 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेटूर किस पर है? तो ये कावेरी पर है, ए के साथ 3 होना चाहिए, ये एकदम बात तय है। इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पर, और बच गया कौन सा? अलमाटी। अलमाटी किस पर है? अब बताना आसान हो जाएगा आपके लिए कि ये कृष्णा नदी पर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, A3, B4, C2 एंड D1। ये तो एक नमूना है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसके लिए आपकी तैयारी ठोस होनी चाहिए। अगला जो सवाल है थोड़ा टफ हो सकता है कि इसमें से किस रॉक सिस्टम में मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं? टर्शियरी सिस्टम, विंध्य सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम या धारावाड़ सिस्टम। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि इन चीज़ों को आप सही से अपने मैप के अंडरस्टैंडिंग के वजह से जवाब दे दें, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। ठीक है, तो जो धारावाड़ सिस्टम है ये मिनरल में रिच है और ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हाई ग्रेड आयरन, मैग्नीज, कॉपर, लीड, गोल्ड ये सब मिलता है। विंध्य जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड सैंडस्टोन वगैरह मिलता है और ये बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह में ज़्यादा है। गोंडवाना वगैरह की जब बात होती है तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कोल के आपको कंस्टिट्यूएंट्स नजर आते हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला मैचिंग वाला सवाल है, आपके लिए बढ़िया बढ़िया सवाल लाया गया है। यहाँ पर एटॉमिक पावर स्टेशंस के नाम दिए गए हैं और वो कहाँ पड़ते हैं ये आपको बताना है। थाल, हो सकता है इस नाम से आपका कोई कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सब तो पढ़े हैं, तो थाल समझ आ गया कि महाराष्ट्र का जगह है, तो इस तरीके से भी काम होता है, इसीलिए ये सवाल डाला गया है। अब बताइए कि ये जो मानुगुरु है ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। काकरापारा ये कौन नहीं जानता है? तापी नदी के किनारे, गुजरात में, मैं उड़ीसा कैसे बोल सकता हूँ। और कैगा जो है वो कर्नाटका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, A4, B1, C3, D2। इस सवाल से आपको ये सीख लेनी है कि एक मैप डाउनलोड करना है जिसमें सारे के सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स का लिस्ट दिया हो, इसी तरीके से थर्मल वाला, हाइड्रो वाला, और उसको अच्छे से याद कर लेना है, अपने जेहन में बैठा लेना है। अगला सवाल है, यहां पर माउंटेन पासेज की मैचिंग करानी है। बमला, जलेपला, मुलिंगला, शिपकिल्ला ये कहां पर है? देखिए, इसमें हो सकता है कि सारे नाम आपको ना मालूम हो, लेकिन मैं ये तो मानता हूं कि आप शिपकिल्ला पास को जानते हैं कि ये हिमाचल में है, और यही इसी पास को पार करके सतलज नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो डी के साथ तो 2 का आना तय है। इसी तरीके से जो बुमला पास है ये अरुणाचल में है। ठीक है, जलेपला कहाँ है? तो ये सिक्किम में है, और मुलिंगला ये उत्तराखंड में है। तो करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगा? सही मैचिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक बार मैं आपको मैचिंग दिखा दूं, और उससे ज़्यादा जरूरी है कि इन जगहों को आप मैप पर देख लें। जैसे आप देखिए, ये हिमाचल का क्षेत्र और यहाँ शिपकिल्ला पास को दिखाया गया है। यहाँ पर सिक्किम में आप देख पा रहे हैं जलेपला, ठीक है, ये अरुणाचल में बुमला देख रहे हैं, और यहाँ उत्तराखंड में मुलिंगला देख रहे हैं। मेरा कहना है कि इस तरीके के मैप्स डाउनलोड करिए, ब्लैंक मैप्स को डाउनलोड करिए, वहाँ पर चित्रित करिए और उसको याद कर लीजिए, रट्टा मारो। अगला सवाल ओजोन लेयर से है। ओजोन का जो केमिकल नेम है या फॉर्मूला है वो है O3। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है? जो 20 सवालों की ये सूची है उसमें ये सबसे आसान सवाल है, मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। चलिए आप ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है,
सबसे नीचे क्षोभ लेयर है, उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, और यहाँ पर ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में आपको ओजोन की परत दिखती है। उसका हाइट चेंज होते रहता है, गर्मियों में हाइट बढ़ जाता है, ठंडे में नीचे आ जाता है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में कहीं लोकेटेड होता है और हमें ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अगला सवाल बताना है कि इसमें से कौन सी एक गर्म धारा है। ओशन करेंट्स की बात हो रही है। फाकलैंड की करेंट, लैब्राडोर, ब्राजीलियन करेंट या कैनरी की धारा। तो एक फंडा है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से जो पोल की तरफ करेंट्स जाएंगे वो गर्म होंगे, पोल से जो इक्वेटर के तरफ आएंगे वो ठंडे होंगे। अब आपको समझ आ जाएगा कि ये जो ब्राजीलियन करेंट है यही गर्म धारा है। सही जवाब तो ऑप्शन सी है। यहाँ पर एक लिस्ट है और ये मैप उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिए रेड कलर से यहाँ पर ब्राजीलियन करंट को दिखाया गया है। रेड मतलब वार्म हो गया और ब्लू मतलब कोल्ड हो रहा है। अब जो मैंने पैटर्न बताया उसको समझिए। जो पोल के तरफ से आ रहा है वो सारा ठंडा है, जो इक्वेटर की तरफ से जा रहा है वो गर्म है। जैसे ये कैनरी ठंडी करंट है, ये कुरोशियो और ओशियो मिलते हैं तो ओशियो जो है ठंडी है, कुरोशियो जो है वो गर्म है। ओके, अगले सवाल पर आते हैं कि ये जो है पनामा इस्थेमस को काट के पनामा नहर बनाया गया था। तो पनामा नहर काम क्या कर रहा है? दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। इस्थेमस का काम होता है दो लैंडमास को जोड़ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा था। काट दिया गया, यहाँ नहर बना दिया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। तो ये किसको किसको जोड़ने का काम करता है बता सकते हैं क्या? तो पनामा 82 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशंस को कनेक्ट कर रहा है कैरेबियन वाटर्स के साथ। ठीक है, तो ए भी ऑप्शन सही होगा और ये भी सही होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, ये कैरेबियन सी है, ये पैसिफिक ओशन है, दोनों करेक्ट कर रहा है। और कैरेबियन जो है ये अटलांटिक का पार्ट है, तो दोनों इस तरीके से कहना सही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है, इंटरनेशनल डेडलाइन की। ये किस स्ट्रेट से गुजरता है, किस जल डमरू से? जिब्राल्टर से या मलक्का से या बेरिंग स्ट्रेट से या बॉस्फोरस स्ट्रेट से? दो तरीके का सवाल हो गया। इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में आप कितना जानते हैं? 180 डिग्री देशांतर, टेढ़ा है, सीधा है, किन देशों से होकर गुजरता है, क्यों टेढ़ा है, अगर है तो तिथि कैसे बदलती है, उसके ईस्ट जाने पर क्या होता है, वेस्ट जाने पर क्या होता है, दिन कब जोड़ा जाता है, दिन कब घटाया जाता है, ये हो गया। इस क्वेश्चन का दूसरा एस्पेक्ट है कि जो जिब्राल्टर है, जिसको कहते हैं कि ये हरकुलस का गिफ्ट है, ये कहाँ लोकेटेड है? आपको पता है ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है, मोरक्को के नॉर्थ में है, पोर्टुगल स्पेन जो देश हैं, जो आइबेरियन पेनिनसुला है उसके नीचे है। इसका मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन से कनेक्शन है। मलक्का कहाँ है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, और बॉस्फोरस। अब ये बॉस्फोरस का जब चर्चा हो तो उस पूरे रीजन का बात कर लीजिए कि ब्लैक सी हो गया, यहाँ पर जो पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है, इसके बीच में कौन कौन से स्ट्रेट्स हैं, कर्च क्या है, यहाँ पर क्रीमिया का पेनिनसुला क्या है, हर चीज़, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये इंटरनेशनल डेडलाइन बेरिंग स्ट्रेट से होके गुजरता है। तो बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है? तो बेरिंग सी को जोड़ता है चुक्ची सी से और अलग करता है रसिया को यूएसए से या अलास्का से। ठीक है, तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, 180 डिग्री देशांतर जो है यहीं से होके गुजरता है। ओके, और आज का हमारा आखिरी सवाल जो है बड़ा ही मजेदार है कि जो सैडल पीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का, वो कहाँ लोकेटेड है? उसकी हाइट जो है ना 732 मीटर है, 732 मीटर। इसके चारों तरफ सैडल नेशनल पार्क भी है। तो ये नॉर्दर्न अंडमान पर लोकेटेड है, उत्तरी अंडमान पर लोकेटेड है। ओके, इसका लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और सबसे नॉर्दर्न में आपको सैडल पीक नजर आ रहा है।
इस सवाल से आपको क्या सीख लेना है? अंडमान निकोबार के बारे में आप कितना जानते हैं? कोरल ओरिजिन है, वोल्केनिक है या फिर टेक्टोनिक ओरिजिन का है? कितने आइलैंड्स हैं, कितने हैबिटेबल हैं, वहां पर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, क्या उसमें वोल्केनिक पिक्स हैं, अगर हैं तो कौन कौन से, किस तरीके के हैं, एक्टिव है, एक्सटिंक्ट हैं, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, यहाँ पर डंकन पास है उसका क्या मतलब है, 10 डिग्री चैनल का क्या रोल है, इंदिरा पॉइंट क्या है, इतना कुछ याद रहना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है। आज का हमारा पहला सवाल है, विच स्टेट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। देखिए, बात हो रही है कि जो हमारे पास मानसून पहुंचता है वो दो ब्रांचेज में, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, लेकिन ये दोनों ही ब्रांचेस साउथ वेस्ट मानसून के होते हैं। जो बात हो रही है नॉर्थ ईस्ट मानसून की, तो उसको कई बार रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून होता है और वो हमें देखने को मिलता है ठंडे वाले टाइम में। तो यहां पर सही जवाब होता है इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। बात सिंपल सी ये है कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो यहां पर जो वेस्टर्न हिल्स हैं, अगर इनको कहें वेस्टर्न घाट्स या सहाद्री कह लें, इसका जो एक्सटेंशन है केरला तक, तो ये एक तरीके से बैरियर की तरह काम करता है और इस वजह से साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पर तमिलनाडु जो है वो बारिश से नहीं अवगत हो पाता है। यही जब रिट्रीटिंग मानसून होती है तो इसको बारिश मिल पाती है जाड़े के टाइम में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये रहा उसका सही एक्सप्लेनेशन, आप देख पा रहे हैं। इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, ये शब्द याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि रेनफॉल इन मार्च अप्रैल इन बिहार एंड बंगाल इज नोन एज मैंगो शॉवर। क्या ये बात सही है? तो देखिए, मानसून से पहले का जो शॉवर होता है उसको प्री मानसून शॉवर कहते हैं। इसको उस समय जो आंधी उठती है उसको काल बैसाखी भी बोलते हैं। बात है कि बैसाख का महीना होता है, उस समय ये बारिश होती है, काल बैसाखी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बहुत तरीके के पौधों के लिए, फलों के लिए। तो मैंगो के लिए फ्रूटफुल है तो मैंगो शावर कहते हैं। इसी तरीके से चेरी ब्लॉसम कहते हैं और कॉफ़ी शावर भी कहते हैं केरला, कर्नाटका के रीजन में, नॉट केरला। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जिसमें वन ना हो उसको हटा दीजिए। दूसरा है इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या ये बात सही है? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब है पश्चिमी विक्षोभ, और ये जाड़े के टाइम में मेडिटरेनियन के कारण पहुंचता है हम तक, और इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली का क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होता है, या उसका असर कभी पटना तक देखने को मिलता है। लेकिन इससे मैक्सिमम रेन नहीं आता है। जो हमारे पास मैक्सिमम रेन आता है वो साउथ वेस्ट मानसून से आता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि मानसून फर्स्ट अराइव्स इन केरला। ठीक है, तो भारत में जो मानसून की शुरुआत है वो केरला के तट पर, यानी कि मालाबार कोस्ट पर हम लोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जून के फर्स्ट वीक में जनरली ये काम किया जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पर पूरी टाइम बताई गई है कि 1 जून, 5 जून, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई, कैसे कैसे मानसून आगे बढ़ता है, और दोनों ही ब्रांचेज जो हैं उसको आपको देखते जाना है। इसके बहुत अच्छे अच्छे रिप्रेजेंटेशंस जो है GIF वगैरह में नेट पर अवेलेबल होते हैं, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स देकर असर्शन और रीजनिंग वाला सवाल है। पहला है कि इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। क्या ये बात सही है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार का जलवायु है, और इसका रीजन है कि इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स? क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। हमारा जो इंडिया है वो इंडिया के 8 राज्यों से देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। इसके ऊपर बहुत सारे राज्य हैं हमारे जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं, और कुछ राज्य जो हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं। तो ये कहना कि इंडिया पूर्ण रूप से एग्जैक्टली जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में पड़ता है, ये बात सही नहीं है, समझना होगा। इंडिया का जो अक्षांशीय प्रसार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। कहने का मतलब कि 23.5 के ऊपर जो भी है वो तो ट्रॉपिकल नहीं है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा आंसर जो है स्टेटमेंट वो गलत है। ठीक,
चौथा सवाल है कि विच कंट्री रिसीव्स ब्लड रेन। अब देखिए एक्चुअली ये कोई खून की बारिश नहीं होती है, यहाँ पर मेडिटरेनियन सी है और मेडिटरेनियन सी के नीचे में यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। सहारा में बालू है, डस्ट है जो कि रेडिश कलर का है। अब यहाँ से धूल भरी आंधी आती है और जब वो मेडिटरेनियन को क्रॉस करके यूरोप में पहुँचती है इस जगह पे, तो बारिश होती है। बारिश के साथ साथ धूल के कण भी बहुत गिरते हैं लोडिंग के वजह से, और वो एकदम रेड रेड उस समय नज़र आता है पूरा का पूरा वो स्पेस, क्योंकि डस्ट है, सैंड है, रेडिश कलर का वो दिख रहा होता है। तो ये कहाँ पर एक्सपीरियंस किया जाता है? मैंने तो ब्रॉड टर्म में अभी आपके सामने यूरोप कह दिया। तो ये देखने को मिलता है फेनोमेना इटली में। इटली की राजधानी रोम है। तो इटली की बात हो रही है तो हम टाइबर नदी बता दिए, रोम बता दिए, और इसी के अंतर्गत एक और छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। ओके, इटली। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये लोकल विंड्स पढ़ने के लिए आपको बोल रहा है कि अच्छे से लोकल विंड्स को पढ़ लीजिए। ये जो ब्लड रेन कराता है इसको सिरोको बोलते हैं। इसी तरीके से कहीं हरमटन कहलाता है, कहीं खमसीन होता है, कहीं फोन होता है, कहीं संता आना होता है, स्नो ईटर जो होता है या आइस ईटर होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग जगहों पर। इसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर कुछ डेजर्ट्स के नाम दिए गए हैं और वो किस जगह पर पड़ते हैं ये मैच कराना है। अटाकामा डेजर्ट, ये आपको दुनिया के किस देश में देखने को मिलेगा, किस प्रांत में देखने को मिलेगा? तो चिले। चिले की राजधानी सेंटियागो, और चिले जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसका जो शेप है वो है लॉन्गिट्यूडनल। कॉपर माइंस के लिए चिले जाना जाता है। अटाकामा डेजर्ट जो बना हुआ है तो यहाँ कोल्ड करेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। दस्त ए लूत डेजर्ट, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये है ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। तकलामाकन, ये कहाँ है? तो ये चाइना के नॉर्दर्न रीजन्स में तकलामाकन। और गिब्सॉन डेजर्ट ये कहाँ पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। अब मैच करा लीजिए, सही जवाब आपको मिल जाएगा कि करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरीके से जो दुनिया भर के डेजर्ट्स हैं, जैसे कि मोजावे कहाँ पर है, यहाँ देखिए, जैसे ये अटाकामा आप देख लिए, यहाँ पर दस्ते काविर बताया गया है, इस जगह पे दस्ते लूत है, ये गोबी हो गया, या फिर यहाँ पे गिब्सॉन आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे डेजर्ट्स हैं। इंडिया के लिए थार है, ये दस्ते लूत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ, ये तो टर्की का रीजन है, मैंने गलत पॉइंट आउट कर दिया था। ये काराकुम डेजर्ट आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनको भी देख लीजिए। जो छठा सवाल है यहाँ पर असर्शन रीजनिंग है। पहला स्टेटमेंट है कि द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ लैटिट्यूड। क्या ये बात सही है कि अक्षांश तय करता है कि किस जगह पर कितना जो है नमी होगा एटमॉस्फेयर में? बिल्कुल सही बात है। लैटिट्यूड बताता है कि किसी जगह पर कितना सन का रे पड़ने वाला है, डायरेक्ट हीट पड़ेगा। जैसे सन का रे पड़ेगा, हीट मिलेगा तो इवोपरेशन होगा, सीधी बात है। यह रीजन क्या बताया जा रहा है? द एबिलिटी टू कीप द मॉइस्चर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। टेम्परेचर ही तय कर रहा है कि वो किस स्टेट में रहेगा। बहुत कम तापमान हो जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, कम रहेगा तो गैसियस, और बीच का रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये सब कुछ जो है अक्षांश तय करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा जो है पहले को जस्टिफाई कर रहा है। ये जो अगला सवाल है ये तो आसान सवाल है, बहुतों के लिए कठिन हो सकता है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो मैचिंग है वो सही है। क्या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में विले विले कहते हैं? क्या यूएसए में हरिकेन कहते हैं? क्या चाइना में टाइफून कहते हैं? और क्या फिलीपींस में बागुओ कहते हैं? सोच के सही जवाब दीजिए। तो देखेंगे कि चारों के चारों जो भी यहाँ पर दिए गए हैं नाम बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर साइक्लोन की बात हो रही है तो दो तरीके के साइक्लोन होते हैं, एक ट्रॉपिकल होता है, एक टेम्परेट होता है। जो ट्रॉपिकल होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा करता है, वही रियल साइक्लोन है अगर बात करें तो। और ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग होता है। जैसे कि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, और जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है उसका उल्टा होता है एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज होता है और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो एंटी साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, तो ये सब चीज़ आप याद रख सकते हैं।
अगला जो सवाल है कि इंडिया के कितने राज्यों से, इंडिया के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी तो मैंने जवाब लिख ही दिया था 8। अब आपका काम है कि 8 राज्यों का नाम एक ऑर्डर में बताएं, या तो पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ। देखिए हम जैसे हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही वो 8 राज्य हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर आपको बताना है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है अलग अलग तरीके की मिट्टी का, वो कैसे होता है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगा, किस में कम होगा। तो देखिए सिंपल फंडा है कि अगर पार्टिकल सॉइल के बड़े बड़े होंगे तो उनके बीच में गैपिंग ज़्यादा होगी, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाती है। और जहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं तो उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता है, तो वाटर को ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। इसीलिए क्ले जो है उसमें सबसे ज़्यादा, फिर सिल्ट और सैंड, यानी चिकनी मिट्टी, गाद और रेत, इस तरीके से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है। तो सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी। ये साइज का कंपेयर देखिए, क्ले जो कि इनविजिबल है इस स्केल पे, सिल्ट यहाँ हल्का सा, बहुत ध्यान से देखिएगा तो एक डॉट की तरह दिख रहा है, और सोचिए उसके सामने सैंड कितना बड़ा होता है, और सैंड से कितना गुना बड़ा है ग्रेवल। समझ गए? तो ये बेसिक फंडा है, ये इसका कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जो रीजन है पुडुचेरी का, ये किन किन राज्यों में है? कमाल की बात ये है कि जो पुडुचेरी है ये 4 इसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनके नाम क्या आप बता सकते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, एक यनम है, एक पुडुचेरी है और एक है कराईकाल। तो ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है? सवाल मजेदार है। देखिए जो यनम है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकाल भी तमिलनाडु में, और माहे जो है वो केरला में है। तो सही जवाब तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम आंसर देख लेते हैं मैप पर। देखिए इस जगह पर माहे लोकेटेड है, यहाँ यनम है, ये मेन वाला पुडुचेरी जिसको आप हमेशा से सोचते हैं, और ये कराईकाल हो गया। ठीक है, तो तमिलनाडु में 2, केरला में 1 और आंध्रा में 1, है ना। तो ये याद रख लेंगे। और पुडुचेरी जो है ये पुडुचेरी तमिलनाडु वाला, यहाँ पर ही अरुविले आश्रम है, श्री अरबिंदो के द्वारा जो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं और इसके आधार पर सही जवाब देना है। पहला कि जो मेडिटेरेनियन रीजन है यहाँ पर जाड़े में बारिश होती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग विंटर दे लाई इन बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, ये हम कहते हैं कि ITCZ है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या इसको हम थर्मल इक्वेटर कह लें, और हाइपोथेटिकल केस में समझ ले रहे हैं कि ये 0 डिग्री पर है। जिस हेमिस्फीयर में धूप ज़्यादा पड़ता है ITCZ उधर ही शिफ्ट हो जाता है। तो अगर गर्मी का टाइम है तो ITCZ यहाँ नहीं इस जगह पर आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है। तो आप ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज का कंसेप्ट जानते हैं कि यहाँ पर जब थर्मल इक्वेटर पर लो प्रेशर होता है तो विंड्स इस तरीके से यहाँ पर जगह को भरपाई करने के लिए रस करते हैं दोनों ही तरफ से, है ना। इसके बाद ये डायरेक्शन उनका चेंज होते रहता है। लेकिन जाड़े के टाइम में क्या होता है, जाड़े में यहाँ पर ये ITCZ इक्वेटर के नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब वेस्टर्लीज इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, यानी इसका पोजीशन जो है वेस्टर्लीज का चेंज हो गया। तो जो मेडिटेरेनियन ऐसे तो सब ट्रॉपिकल में पड़ता है, वो जाड़े के टाइम में वेस्टर्लीज के जोन में आ जाता है, और यहां पर अब बारिश की सिचुएशन क्रिएट हो पाती है। तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये बढ़िया सवाल है और इससे आपके मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको नदियों को मैच कराना है दोआब से। दोआब, 2 + आब, 2 मीन्स 2 और आब मीन्स वाटर। तो लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज दोआब। जैसे ये 2 नदियां हैं, इनका यहाँ संगम हो गया, तो ये जो क्षेत्र है ना ये दोआब कहलाता है। ठीक, पंजाब का जो क्षेत्र है 5 नदियां हैं वहां पे, तो पंच आब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स।
तो ये बिस्ट द्वाब किसका किसका है? तो देखिए यहां पर शब्दों को तोड़ दीजिए, बी और एसटी है, यानी ब्यास और सतलज के द्वाब को बिस्ट बोलते हैं, यानी ए के साथ तो 3 आएगा, ए के साथ 3 किस में है? ठीक है। बारी तो ब्यास और रवि, तो ये कहां दिख रहा है ऐसा? तो बी के साथ 2 हो गया। रेचना क्या समझ रहे हैं? तो रावी और चेनाब है, तो सी के साथ 1 हो गया। और चेज, इसमें आपको क्या दिख रहा है? सोच के देखिए, तो चेनाब और झेलम, जैसे झेलम, तो डी के साथ 4, तो यही सही जवाब हो गया 12 का डी। यहां पर इसको मैप में ही बता दिया गया है। और देखिए जो झेलम और इंदस के बीच का द्वाब है इसको सिंध सागर द्वाब कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर आपको बताना है कि इसमें से किस झील को हम लोग मिस्ट्री लेक कहते हैं। मिस्ट्री का मतलब यहां पर क्या है कि बहुत सारी राजें जो हैं वो दफन हैं। मिस्ट्रियस है, अपने आप में रहस्यमयी है। जोर पोखरी को या डोडीटाल को या रूपकुंड को या रेड हिल्स झील को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड का रूपकुंड झील। देखिए उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये फेमस है क्योंकि इसमें सैकड़ों की संख्या में नर कंकाल मिले थे, इस वजह से इसको मिस्ट्री लेक कहते हैं या एस्केलेटन लेक भी कहते हैं। ठीक, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, यहां कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं और उनसे एसोसिएटेड बीमारियों के नाम दिए गए हैं। अब आप कहेंगे सर ये साइंस एंड टेक का चीज है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको यहीं देख लीजिए। शुगर केन में किस तरीके की बीमारी लगती है? रेड रॉट या खैरा या विल्ट या ब्लाइट, है ना? तो देखिए शुगर केन का बीमारी जो है वो है रेड रॉट। इसी तरीके से धान जो है उसमें खैरा बीमारी लगती है। अरहर जो दाल है उसमें कई बार विल्ट बीमारी हो जाती है। और आलू जो है उसमें जो सड़ता है उसको ब्लाइट बोलते हैं। वैसे कॉफी में भी ब्लाइट का केस होता है। टोबैको में वायरस लग जाता है तो टीएमवी बीमारी होती है, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये सब कुछ जो है आप एक बार को याद रख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा सही जवाब? सोच के बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, A1, B2, C3 एंड D4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 नंबर सवाल बहुत मजेदार है। यहां पर आपको रिजर्वायर्स को मैच कराना है कि वो रिजर्वायर किस स्टेट में पड़ता है। भद्र, भवानी सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर एकदम अटे सटे हैं, चंबल नदी से इनका कनेक्शन है। इतना मैं हिंट दे दिया हूं। यह भी बता दूं कि एक इसमें से राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में। अब बताइए, ठीक है? तो देखिए जो ये भद्रा रिजर्वायर है ये कर्नाटका में है। भवानी सागर कहां है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। गांधी सागर ये कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में। ठीक है, तो सही मैचिंग क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। तो ये जितने भी रिजर्वायर्स हैं इनको आप अच्छे से मैप पर देख लेंगे, याद कर लेंगे, इनसे भी पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लिश चैनल जो है ये किन किन कंट्रीज को अलग करती है, कनेक्ट नहीं करती है, कनेक्ट करती है दो वाटर बॉडीज को। देखिए कभी भी ये चैनल है वो अलग है कि आर्टिफिशियली इस पर हमने ब्रिज बना लिया या अंडरग्राउंड चैनल्स बना लिए, उसे लोग आ जा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से डालने का आशय समझिए कि आप मिसगाइडेड ना हो, कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। भले सवाल क्या है आप सवाल के एसेंस को समझ पाए, है ना? क्या होगा? ये इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। देखिए ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है और इसके बीच में ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय जो है तैर के पार किए हैं मिहिर सेन, और पहली भारतीय महिला है आरती शाह। ओके, और ये बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है दुनिया का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सवाल मजेदार है कि तवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तापी की, नर्मदा, पार्वती, गोदावरी या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्या होगा? ये नर्मदा की सहायक नदी है और इस पर तवा परियोजना भी चलता है। देखिए ये जो पूरा बेसिन है ये नर्मदा नदी का बेसिन है और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये तवा लिखा हुआ है। यहाँ पे तवा नदी जो है नर्मदा में जाके मिलती है। ये नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये तवा नदी जो है ये सतपुड़ा हिल से निकलती है, बैतूल से, और फिर ये नर्मदा में मिल जाती है होशंगाबाद के पास। ओके, तवा। और आपको तवी नदी से नहीं कंफ्यूज होना है। तवी बिल्कुल अलग है। जम्मू जो शहर है तवी नदी पर बसा हुआ है, तो वो
जम्मू एंड कश्मीर रीजन की नदी है, ये तवा है। तवा के साथ साथ एक यहाँ छोटा तवा भी है, ठीक है, तवा और छोटा तवा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस में इन पिक्स को अरेंज करना है पहाड़ की चोटियों को ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट डायरेक्शन। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, इस तरीके से नाम दिए गए हैं। तो सबसे ईस्ट में यहाँ पर कौन आएगा? तो यहाँ कंचनजंगा, तब एवरेस्ट आएगा, तब अन्नपूर्णा और अंत में धौलागिरी। ये कैसा सवाल है आपके मन में अगर आए तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, हिमालय के पोजीशन को, इंडो सांगपो, सुचर जोन क्या है, या फिर हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, महाभारत रेंज किसको कहते हैं, फुट हिल्स किसको कहते हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फॉल्ट वैली वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका लोकेशन जो है ये भी देख लीजिए एक बार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कि इंडिया के कितने स्टेट्स जो हैं वो कोस्टल हैं। इस तरीके के सवाल आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काउंट करने लगते हैं, समझ ही नहीं आता है कि अब कितना गिनती गिना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने हैं। टोटल है 9 हैं। कैसे हैं चलिए देख लेते हैं। गुजरात पहला हो गया, यहाँ 1 लिख दिए, महाराष्ट्र 2, ये गोवा तीसरा है, कर्नाटक चौथा, केरला 5वां, तमिलनाडु 6ठा, आंध्रा जो है 7वां है, ओडिशा 8वां और वेस्ट बंगाल 9वां। इसके अलावा हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। टोटल कोस्ट लाइन लेंथ कितना है? 7516 किलोमीटर। और अगर इसमें आइलैंड्स को हटा दें तो कितना बचेगा ये देखना है। तो कोस्टल के लिए 5222, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल है, बड़ा ही अलग सा सवाल है कि ये रेनबो रेवोल्यूशन है किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट, ब्लू, येलो या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेनबो से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे कलर्स, 7 कलर्स का यहाँ अमलगमेशन होगा, यानी कि इंटीग्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, शुगर केन, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सभी चीजों के लिए, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, सबको मिक्स करके। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक जो है उसका अमलगमेशन है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। और आज का हमारा पहला सवाल है, विच इज नॉट अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री। इसमें से अफगानिस्तान का पड़ोसी देश कौन नहीं है? तो आप समझ गए कि इसके लिए आपको नक्शा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर 4 तान वाले जो देश हैं अफगानिस्तान के बगल में, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के नाम दिए गए हैं। और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी किर्गिस्तान अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। देख लीजिए यहाँ अफगानिस्तान ईरान को टच करता है, पाकिस्तान को टच करता है, इंडिया को टच करता है, ताजिकिस्तान को टच करता है, यहाँ तुर्कमेनिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, लेकिन ये किर्गिस्तान के साथ और कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं बना रहा है। और इस मैप में आप क्या देख सकते हैं कि ये जो अरल सागर है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। जो बाल्कस झील है वो पूर्ण रूप से कजाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है। तो मैप को अच्छे से देखते रहिए, इससे बहुत कुछ ज्ञान जो है आप समय के साथ अर्जित कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको सही जवाब बताना है। और ये स्टेटमेंट्स किस रिगार्डिंग है? तो जो कलर है स्टार का वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ पर पूर्ण रूप से अगर कंबसन होता है, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर हो, तो ब्लूइश से वाइट कलर की तरफ लाइट का कलर होता जाता है। और वही इनकम्प्लीट कंबसन हो या उतनी हीट ना हो तो रेडिश नज़र आएगा। अगर सुपरनोवा की बात करें तो एक मरता हुआ तारा होता है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब हो गया कि वहाँ पे परमाणु का संलयन हो रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के जो आयन हैं वो मिल के हीलियम बनाते हैं। क्या ऐसा होता है? तो जी हाँ, दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सुपरनोवा क्या है कि जब एक तारा जो है अपने एंड ऑफ लाइफ को पहुंच जाता है और एक्सप्लोड होता है इन अ ब्रिलियंट बर्स्ट ऑफ लाइट।
तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग दिया गया है जिसके आधार पर आपको सही जवाब तक पहुंचना है। पहला कि इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जलमार्ग आर वेल डेवलप्ड इन भारत। क्या ये बात सही है कि हमारे देश में ये जो इनलैंड वाटरवे है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है? तो देखिए यही बात गलत हो जाती है, गलत हो जाती है ये बात, क्योंकि इस पर अभी काम चल रहा है, बहुत अच्छा डेवलप नहीं है। इसमें क्लाइमेट का, टोपोग्राफी का, इकोनॉमी का बहुत बड़ा एंगल है। वैसे नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 ये सब शुरू करने के बारे में और उस पर काम भी कुछ सुचारू ढंग से हो रहा है, लेकिन ये कहना कि वेल डेवलप्ड है ये बात सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स सफिशिएंट रेनफॉल फॉर इनलैंड वाटरवेज। देखिए हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है इसमें जो भी नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं, वो पूर्ण रूप से मानसून पर टिकी हुई हैं। वो ग्लेशियर से उनको पानी तो मिल नहीं रहा है, सादा नीरा नदियां हैं नहीं, तो ये 4 महीने ही जम के मानसून की बारिश होती है, तो 4 महीने ही ढंग से पानी होता है। इस वजह से ये सही से डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये कहना कि सफिशिएंट पानी सालों भर रहता है इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट वेदर एक्टिविटी अकर्स इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए जितनी भी भौगोलिक या मौसमी घटनाएं हैं वो आपको ट्रोपोलेयर, ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। यहीं पर हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो टेम्परेचर गिरता जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर अगर 1 डिग्री तापमान गिर जाए, या कह लें कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर आप पहुंचते हैं तो ऑन एन एवरेज 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होता है। जो भी साइक्लोन आता है या फिर एंटी साइक्लोन, बारिश का होना, सब कुछ यही देखा जाता है। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपोस्फियर। और देखिए ये ट्रोपोस्फियर जो है ना, इसका ये जो अपर कह ले कि सीलिंग है जिसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है। गर्मियों में इसकी हाइट बढ़ जाती है, सर्दियों में ये संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगला जो सवाल है यहाँ पर आपको मैच कराना है। यहाँ पर देशों के नाम दिए गए हैं और इधर राजधानी दिए गए हैं। जैसे यूक्रेन काफी न्यूज में था, यूक्रेन की राजधानी, अब तो ये सभी लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी क्यों है। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। केन्या की नैरोबी जान रहे हैं और युगांडा की राजधानी हो गई कंपाला। तो इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने का जरूरत है। ये सवाल आते ही आते हैं। ओके, तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्या आप इन देशों को मैप पर देख पा रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ असर्शन और रीजनिंग है जिसके आधार पर आपको सही जवाब तक पहुंचना है। असर्शन है कि ओनली वन साइड ऑफ मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम अर्थ। क्या ये बात सही है? और रीजनिंग है कि द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। क्या जो रीजन है वो सेटिस्फाई कर रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल एक ही कह लें कि जो पीरियड है मून के रोटेशन का अपने एक्सिस पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है और अर्थ भी रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन का इस तरीके से एक सही समीकरण बना हुआ है कि हम लोग एक ही तरफ देख पाते हैं। इस सिचुएशन को टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं। तो दोनों दिए गए स्टेटमेंट सही है और दूसरा पहले को जस्टिफाई कर रहा है। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा का केवल एक पक्ष पृथ्वी से दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर उसी दर से घूमता है जिस दर पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। टाइडल लॉकिंग है या फिर आप इसको सिंक्रोनस रोटेशन कह सकते हैं। ओके, तो ये इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। यहां पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। क्या ये माउंट रेनियर यूएसए में है, एल्ब्रस क्या ईरान में है, एटना क्या इटली में है, और किलिमंजारो क्या तंजानिया में है, और ऑप्शन ई इनमें से कोई सही नहीं है, आपको बताना है। तो दिए गए सारे के सारे जो मैचिंग हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि माउंटेन्स वगैरह पिक्स के नाम पर ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। ओके,
ये वॉशिंगटन स्टेट में पड़ता है, माउंट रेनियर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको बताना है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो कहाँ स्थित है, यानी कि शांति का समुद्र। क्या ये धरती पर है, या वीनस पर है, या मार्स पर है, या जुपिटर पर है, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये है मून पर, चंद्रमा पर है, और चंद्रमा का वो वाला डार्क साइड जो स्पॉट है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये लो लैटिट्यूड प्लेन है, ऐसा नहीं कि पानी से भरा हुआ है, समंदर कह रहे हैं तो ठीक। तो पहले जो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह हुए हैं उसके आधार पर ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बना हुआ है। ओके, तो ये वो स्पेस हो गया, आप वैसे समझिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ पर आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इन मिट्टियों का उसके हिसाब से अरेंज करना है। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहा है। मैंने यहाँ पर इसे दिखाया था कि किसका साइज जो है जो बड़ा होगा वो कम रिटेन करेगा और जिसका साइज छोटा है वो ज़्यादा रिटेन करेगा। फिर भी इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, मैं यहाँ जवाब नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि जो जापान की राजधानी है टोक्यो वो किस आइलैंड पर लोकेटेड है, क्यूशू, शिकोकू, होक्काइडो या होन्शू। ये अच्छा सवाल है। ये इससे पता चलता है कि आपको जापान या जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं उनके मेजर आइलैंड्स के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे कि बोर्नियो किसको कहते हैं, या फिर मडागास्कर कहाँ है, ग्रीनलैंड कहाँ है, सुलवेसीज कहाँ है, ये सब कुछ इस तरीके से, या फार्मोसा किसको कहते थे। तो देखिए ये जापान है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू, शिकोकू, और जो होन्शू है ये सबसे बड़ा है, देखने में भी हंसिया की तरह दिख रहा है, और इसी पर ये टोक्यो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जो ये होन्शू है इसी पर ये हिरोशिमा शहर भी आपको नज़र आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि हिरोशिमा के साथ साथ एक जो दूसरे शहर पर अटैक किया गया था नागासाकी, वो किस आइलैंड पर लोकेटेड है? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है, जिसके आधार पर आपको सही जवाब तक पहुंचना है। पहला है कि एरिया लाइंग विद इन 5 to 8 डिग्री लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्या विषुवत रेखा के उत्तर के 5-8 डिग्री और दक्षिण में 5-8 डिग्री अक्षांश तक सालों भर बारिश होती है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कन्वेक्शनल रेन होता है, रोज वहाँ धूप पड़ रही है, धूप के वजह से इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद कंडेंसेशन होता है और वो बारिश हो जाती है दोपहर के बाद। दूसरा जो रीजनिंग स्टेटमेंट है कि हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी काउज कन्वेक्शनल रेनफॉल मोस्टली इन द नून नियर द इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं आपको ही बता भी रहा था। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से अगर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इवोपरेशन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है कर्क और मक्खर रेखा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है। यहाँ पर मतलब कि ये स्ट्रेट्स के नाम दिए गए हैं, इसका द्वाब से कोई लेना देना नहीं है। जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर पड़ता है? क्या ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है कहीं? मलक्का स्ट्रेट कहाँ है? बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है? और हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ है? तो ये सब सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर बार रिपीट होते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो जिब्राल्टर है वो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। ऐसे कह लें कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है और जो मोरक्को है उसके बीच में। यानी कि 2 सवाल यहाँ बनता है कि किस किस वाटर बॉडी को अलग करता है, किस किस वाटर बॉडी को जोड़ता है, किस किस लैंड मास को अलग करता है, ऐसे भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैप पर देख लेते हैं। तो यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, मलक्का स्ट्रेट देख पा रहे हैं, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंडियन ओशन और इधर पैसिफिक ओशन है। बेरिंग स्ट्रेट हमने देखा था, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, चुक्ची सी, ये सब हमने देखा था जब हम इंटरनेशनल डेटलाइन को देख रहे थे। और हॉर्मुज आप तो सब देख पा रहे हैं, ये रहा पर्सियन गल्फ और ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, इसके बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
ये 3 जो देश आपको दिख रहा है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर 4 बोर्ड के नाम लिखे गए हैं, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, और उनका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर, गुंटूर, कोट्टायम, कोलकाता, इसके आधार पर आपको बताना है। तो देखिए आंध्रा का जो क्षेत्र है ना, और वहाँ पर राजमुंद्री वगैरह, वो टोबैको रिसर्च सेंटर के लिए जाना जाता है, टोबैको का वही बेल्ट है, तो उसी क्षेत्र में कहीं आपको नजर आएगा टोबैको बोर्ड, तो उसका सही जवाब हो गया गुंटूर। चाय का बोर्ड कहाँ है, तो देखिए चाय का आप क्षेत्र क्या जानते हैं कि जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, जो आसाम का क्षेत्र है, जो थोड़ा बहुत बिहार में किशनगंज का क्षेत्र है, और इसके लोकेलिटी में यहाँ पे कोलकाता है, तो टी बोर्ड कहाँ हो गया, कोलकाता। इसी तरीके से कॉफ़ी के लिए, तो देखिए कर्नाटका का एरिया जो है, क्षेत्र जो है, वो कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, और वहीं पे पड़ता है बेंगलोर। अब बच गया रबर का कनेक्शन जो है वो केरला से है, और यहाँ पर आपको कोट्टायम नज़र आ रहा है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से लॉजिक भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर डैम्स के नाम दिए गए हैं और उनका किस स्टेट के साथ, किस राज्य के साथ इत्तेफाक है बताना है। हेमवती डैम, तो देखिए ये अगर पता रहे कि हेमवती, अर्कवती कहाँ की नदियाँ हैं या किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो फिर काम आसान हो जाता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये कर्नाटका क्षेत्र में पड़ रहा है, तो ये बता दिए, ठीक है। कोलार, इस पर तो कई बार चर्चा हो चुका है, ये मध्य प्रदेश हो गया इसका जवाब। जवाहर सागर डैम, ये राजस्थान में, और वैगई और चित्तर तमिलनाडु की नदियां हैं, तो वैगई नदी, इस पर डैम जो है वैगई डैम कहला रहा है, तो डी का 4। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसे आइडिया लेना है, अगर ये सब नहीं बन रहा है तो ये सब बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कि इसमें से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है, फोल्डेड माउंटेन नहीं है, हिमालय, एंडीज, आल्प्स या रॉकीज। फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है, जब 2 प्लेट्स आके आपस में टकराते हैं, उसके फलस्वरूप जो ये चट्टान है इसमें वलय डेवलप हो जाता है, इससे फोल्डिंग डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे हिमालय बना है यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट के टकराने से। एंडीज हो गया या फिर रॉकीज हो गया, या हम क्या देखते हैं कि पैसिफिक प्लेट टकराया है नॉर्थ और साउथ अमेरिकन प्लेट से, और आल्प्स जो है आप देखते हैं कि यूरोपियन प्लेट और नीचे में अफ्रीकन प्लेट है, इसके टकराने से। चारों के चारों तो ये फोल्डेड माउंटेन है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इसमें से कोई नहीं, मतलब इस सारे के सारे हैं, ये बात हो गई। फोल्डेड माउंटेन्स और इनके दुनिया में कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं ये आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या भूमध्य रेखा को, ये तो 4 हो गया था ऐसे, या फिर ऐसे हो सकता है। कौन सी नदी है, अमेज़न, कॉन्गो, नाइल या ओरिनोको। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्गो नदी। मैप पर भी देखेंगे, लेकिन बताइए ओरिनोको जो है वो कहाँ की नदी है, किस देश की नदी है, इसका जवाब बताइए कमेंट में। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, और यहाँ पर एक नदी है जो कि एक बार कट करती है फिर दूसरे बार कट करती है, इस तरीके से। कौन सी नदी है, कॉन्गो रिवर है, और इसके नाम पर 2 देशों के नाम हैं, आप देख रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देख पा रहे हैं। और जो ब्राज़ाविला और किंशासा शहर हैं इसी के आजू बाजू में हैं, ठीक। ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की नदी के बाद, और वॉल्यूम भी है पानी का अच्छा खासा इसमें, और टोटल लेंथ इसकी 4370 किलोमीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ पिक्स को अरेंज करना है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यही चारों पर्वत की चोटियाँ हैं। तो सबसे पूरब में पड़ेगा कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। इस सवाल को पूछने का मकसद है कि आप एनसीईआरटी से बढ़िया से एक बार गो थ्रू हो, इस तरीके से अरेंजमेंट अच्छे से थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैविंग द हाईएस्ट कोस्टल लेंथ, कि किस राज्य का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रखिए, कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स हैं, कौन सबसे लंबा है, ये सब कुछ जो है ना हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखिए वैसे भी अगर यहाँ पर ये गुजरात अगर ऐसे शेप में होता मान लेते हैं तो कोस्टल लेंथ कम हो जाती, लेकिन इसका जो शेप है ऐसे, तो क्या होता है कि इसमें कोस्टल लेंथ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20, विच कंटिनेंट इन द वर्ल्ड हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, कि कौन सा वो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, महादेश है जिसमें कि सबसे ज़्यादा देश हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या साउथ अमेरिका। क्या होगा सही जवाब, आप सोच के बताइए, मैं टाइम देता हूं। तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं। एशिया में कितने हैं, तो एशिया में 48 हैं, 48 हैं। क्या आप बता सकते हैं यूरोप में कितने हैं, तो यूरोप में टोटल 44 देश हैं। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में पड़ते हैं टोटल मात्र 12 देश। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि चलिए नॉर्थ अमेरिका में बता दीजिए, तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 देश हैं। इस तरीके के सवाल जो हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा देश है, एशिया है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड का मतलब है कि ये जो देश है ये किसी भी ओशन के वाटर को टच नहीं करता है। जैसे नेपाल एक देश है जिसका दूर दूर तक किसी समुद्र या महासागर से कनेक्शन नहीं है, तो वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से वो धरती से घिरा हो। तो नेपाल तो काफ़ी छोटा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर यहाँ पर ऑप्शंस हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। क्या आप मुझे कजाकिस्तान की राजधानी बता सकते हैं? मैं इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। जब हम एग्जाम दे रहे थे तो उस समय उरुग्वे या फिर पराग्वे की राजधानी पूछी गई थी एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर ये कजाकिस्तान आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये कैस्पियन सी से लगता है, इसके नॉर्थ में रशिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरल सागर को, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है। यहाँ पर ये बाल्कस लेक आप देख ही लिए, ये चाइना का पूरा क्षेत्र है। और यहाँ पर ये बाकी जो देश हैं ऑप्शन में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना वो सेंट्रल एशिया कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल देखने में बड़ा है, डरावना भी लग सकता है, लेकिन उतना ही आसान और सरल है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है पूरे लिथोस्फीयर का यानी भूपटल का 2.4% हिस्सा जो है वो घेरे हुए है। जैसे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है, तो क्या धरती का 2.4% क्षेत्रफल हम ग्रहण करते हैं? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो दशकीय यानी 10 वर्षों में जो इंडिया की आबादी बढ़ी है वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का 12.5% था। क्या ये बात सही है? तो नहीं जनाब, ये बात गलत है। सही जवाब है 17.7% के अप्रॉक्स में ये बढ़ी है। और तीसरा है कि देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 2 hours बिटवीन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल। क्या ये बात सही है? बात तो सही है। इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो अप्रॉक्स 30 डिग्री है, करीब करीब 30 डिग्री का। और आप जानते हैं दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 4 मिनट का समय का फासला होता है, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए तो 120 मिनट होता है। और 120 मिनट जो होता है वो 60 से अगर भाग दे देते हैं तो 2 घंटे के बराबर होता है, 2 hours। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। जिसमें 2 है उसको हटा दिए। सही जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर बी।
यानी जो भारत का दशकीय ग्रोथ रेट 2011 के हिसाब से है वो 17.7% है। मतलब अगर हम 100 थे तो 10 वर्षों में बढ़ के 117.7 हो गए, या 1000 थे तो हो गए 1177। ओके, यही तो बात हुई। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं असर्शन और रीजनिंग के फॉर्म में, और इसके आधार पर आपको फिर सही ऑप्शन चूज करना है। पहला है कि 60 से 65 डिग्री जो अक्षांश हैं दोनों ही गोलार्धों में, यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होता है हाई प्रेशर बेल्ट की जगह। क्या ये बात सही है? तो देखिए ये जो है विषुवत रेखा जो है, यहाँ पे जो थर्मल फैक्टर्स के वजह से यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। इसी तरीके से जो पोल्स हैं, यहाँ पर पोल्स पर परमानेंट हाई प्रेशर रहता है और यहाँ लो प्रेशर, और बीच में हम देखते हैं कि 2 बेल्ट हैं जो कि मैकेनिकल बेल्ट हैं, ये थर्मल नहीं है। तो ये लो है इक्वेटर पर, तो उसके बगल में हाई, और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऊपर का जो रीजन है वो वापिस से होता है कंपैरेटिवली लोअर प्रेशर के लिए। ठीक है, मैंने लो टर्म नहीं यूज किया है, लोअर टर्म मैंने यूज किया है। ठीक है, तो क्या ये लो प्रेशर के बेल्ट्स होते हैं? आप सोच के जवाब दीजिए। और दूसरा स्टेटमेंट है कि द लो प्रेशर एरिया आर स्टेबल ओवर ओशंस रेदर देन लैंड। क्या ये बात सही है? तो देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है ना वो सही नहीं है। लैंड मास के ऊपर में ही लो प्रेशर बनता है और लो प्रेशर कहीं स्टेबल नहीं होता है। ठीक, ये प्रेशर बेल्ट प्रणाली है दुनिया भर की, दाब पट्टी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर 30-35 के लिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर सब पोलर लो, और ये परमानेंट हाई प्रेशर। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ। धरती का जो उम्र का पता लगाना है तो इसके लिए हम कौन सी पद्धति, कौन सी विधि प्रयोग में लाते हैं? देखिए, अगर किसी नॉर्मली अनाज का, लकड़ी का उम्र पता लगाना है तो कार्बन डेटिंग कर लेते हैं C14 से, लेकिन यहाँ पर हम यूरेनियम डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यूरेनियम जो है वो जब डिके होता है अंत में लीड बन जाता है, यूरेनियम खत्म होते होते। तो अगर किसी चट्टान में लीड की मात्रा अधिक है, यूरेनियम की मात्रा कम है, यानी कि वो पुराना है। तो यही नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है, सबसे पुरानी और सबसे रिलायबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कुछ जनजाति ग्रुपों के नाम दिए गए हैं और आपको मैच कराना है कि वो किस राज्य में पाए जाते हैं। जैसे थारू, तो जब थारू ट्राइब्स की बात आती है तो बिहार से भी कनेक्शन है, वेस्ट चंपारण से। तो बिहार के अटे सटे राज्य में ही कहीं पे, तो उत्तर प्रदेश। भील, भील का क्षेत्र जो है वो राजस्थान का है, भीलंगाना क्षेत्र भी है। गड्डी, जब ट्रांसह्यूमेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के इन कम्युनिटीज का जिक्र होता ही है। और टोडा जो ग्रुप है वो तमिलनाडु से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं, तो एक बार आपको ये बुकलेट उठाना है, बाकी सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। वापिस से देखने में बड़ा सवाल लेकिन उतना ही आसान। इसमें असर्शन है कि द एटमॉस्फेयर रिसीव्स मोस्ट ऑफ हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्या ये बात सही है कि जो सन से हमारे पास हीट आ रही है वो इनडायरेक्ट है और अर्थ से जो हीट निकल रहा है वो डायरेक्ट है? देखिए सिंपल फंडा है कि आपने हीट बजट को कितने अच्छे से पढ़ा है, आपने लॉन्ग वेव लेंथ और शॉर्ट वेव लेंथ वाले रेडिएशन को समझा है क्या? रीजन है कि जो कन्वेक्शन है फ्रॉम शॉर्ट वेव सोलर टू लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक्स प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ का जो हीट बैलेंस है वो जीरो एकदम होता है। जितना एनर्जी अर्थ सन से रिसीव करती है रात में उतना छोड़ देती है। तो जो हमारे पास आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में होता है, ठीक, और वो इनडायरेक्टली आ रहा है, लेकिन वापिस से जब ये अर्थ भेज रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है और हमें गर्मी देता रहता है। तो इसलिए दिया गया दोनों स्टेटमेंट जो है सही बैठता है। ठीक है, ये हीट बजट अच्छे से आपको देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यहां पर इन गर्तों का मिलान करना है कि प्रशांत महासागर में क्या मरियाना गर्त है,
अटलांटिक में क्या प्लूटोरिको गर्त है, इंडियन ओशन में क्या जावा गर्त है और आर्कटिक में क्या यूरेशियन बेसिन है। आपको सोच के सही जवाब देना है। खुशी की बात यह है कि यहाँ दिए गए चारों के चारों ऑप्शन एकदम सही हैं, तो करेक्ट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। देख लिया जाए यहाँ पे ये प्रशांत महासागर और यहाँ मरियाना ट्रेंच को देख पा रहे हैं क्या। यहाँ पर मरियाना के अलावा चैलेंजर, जापान, क्यूरिल, ऑलेसियन और न्यू हाइब्रिड्स ये सब इंपॉर्टेंट ट्रेंचेज हैं। इसी तरीके से अटलांटिक वाटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे आप प्लूटोरिको को देख पा रहे हैं। इंडियन वाटर में ये जावा ट्रेंच, और जब हम आर्कटिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहाँ यूरेशियन बेसिन जो है वो यहाँ नहीं नजर आ रहा है। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ जाते हैं। बताना है कि भारत जो है कितने सिस्मिक जोन्स में बटा हुआ है। रिस्क जोन में, भूकंपीय जोखिम क्षेत्र में हम बांट के चीजों को देखते हैं, तो भारत को हमने कितने हिस्सों में बांटा है? पूरे 4। देख लीजिए, सिस्मिक जोन 2, 3, 4 और 5, यानी इंडिया जो है वो सिस्मिक जोन 1 में नहीं आता है। ठीक है, जोन 2 जो है लो डैमेज है और 5 जो है ये हाईएस्ट रिस्क है, और भारत का करीब 11% क्षेत्र है वो हाई रिस्क में या जोन 5 में आता है। ये मैप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ये कच्छ के ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं या कच्छ का हिस्सा, थोड़ा सा उत्तराखंड, थोड़ा सा हिमाचल, थोड़ा सा जम्मू, यानी ये जो हिमालय जो बना है जहां पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया है वो सबसे ज्यादा मतलब प्रोन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। कॉफी पोर्ट, दुनिया का कहवा पोत किसे कहा जाता है? सैंटोस, sao पोलो, रियो दे जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया के पोर्ट्स हैं, लेकिन जब बात होती है कॉफी यानी कहवा पोत की तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सैंटो। ये देख लीजिए, ये ब्राजील का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये उसकी असली तस्वीर है और यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे हैं इस जगह को। ऐसे ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ये कॉफी का क्षेत्र है, तो ये कॉफी के लिए क्षेत्र जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। यहां आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है पश्चिम से पूरब में जो 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिनको फिंगर लेक्स भी कहते हैं, ग्रेट सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो को। यहां पर कहीं क्या सही ऑर्डर होगा? तो देखिए, सबसे पश्चिम में आपको सुपीरियर नजर आता है या ग्रेट सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर ईरी और फिर ओंटारियो। इसी ऑर्डर में मैंने आपको दिखाया था। देखिए, कनाडा और यूएसए के यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये 5 झील हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों देशों के बाउंड्री साझा करते हैं और कुछ हैं ऐसे जो कि बाउंड्री नहीं साझा कर रहे हैं। सुपीरियर क्या दोनों देशों के बीच में है? हाँ। मिशिगन नहीं। यहाँ पे ह्यूरन आप देख पा रहे हैं, ये रहा ईरी और ये ओंटारियो। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि नियाग्रा फॉल जो है वो कहाँ लोकेटेड है? मेरा सवाल है आपसे ये। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग दी गई है और इसके आधार पर सही जवाब आपको देना है। पहला स्टेटमेंट है कि एंटी साइक्लोन कंडीशंस आर फॉर्म्ड इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड एयर टेम्परेचर इज लो। बिल्कुल सही बात है। उसी क्षेत्र, उसी समय जो सिचुएशन रहता है उसको एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब धरती ठंडी है तो उसका एयर जो है ऊपर नहीं उठेगा, ऊपर उठेगा तो लो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विथ लो टेम्परेचर। ना, विंटर रेनफॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। एंटी साइक्लोन कंडीशन जो है, एंटी साइक्लोन कंडीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि धरती ठंडी हो गई है, सूर्य जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में चला गया है, उतना हमें इंसोलेशन नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी ठंडा है धरती। ठीक है, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 12। यहां आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का रिजर्व किस देश में है? डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश कौन है? चांदी का। और यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? देखिए, रिजर्व होना अलग बात है कि आपके पास सबसे अधिक है, लेकिन आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो लार्जेस्ट रिजर्व जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पास है यूरेनियम के, और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो काजाकिस्तान है। डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश रशिया, और सिल्वर का मेक्सिको। इसको मैक्सिको नहीं पढ़ते हैं, इसको मेक्सिको बोलते हैं। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वो कौन से देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबौटी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली चारों के ये चारों जो देश हैं ये शामिल हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये देखिए ये हॉर्न है, हॉर्न मतलब ऐसे देखने में ही सिंह की तरह लग रहा है। इसमें इरिट्रिया, इथोपिया, जिबौटी और सोमालिया शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following state does not share boundary with Assam? असम के साथ कौन सा इसमें से राज्य जो है वो अपनी बाउंड्री या सीमा नहीं साझा करता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल। चलिए मैं कमाल की बात आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो असम से बाउंड्री नहीं शेयर करता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, मेघालय कर रहा है, जी कर रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी असम से सभी कनेक्टेड हैं। और इस साइड में आप देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, यानी असम कितने देशों को टच कर रहा है? 2 देशों को। और कितने राज्यों को? तो यहाँ वेस्ट बंगाल पहला हो गया, अरुणाचल को हमने 2 कहा, मेघालय को हमने 3 कहा, नागालैंड को 4, मणिपुर को 5, मिजोरम को 6 और त्रिपुरा को 7 कहा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कि वहां सारा टच कर रहा था। यहां पर मैच कराना है नदियों को उनके स्रोत के साथ। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी निकलती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरीनाग कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। और यहां से झेलम नदी निकलती है, झेलम नदी पर श्रीनगर है, और झेलम जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वुलर लेक से क्या झेलम का कनेक्शन है? महाबलेश्वर जो है उससे निकलती है कृष्णा नदी, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इसी से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो दिए गए चारों के चारों मैचिंग जो है करेक्ट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकदम सामने सामने लिखा ही हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहां पर या किस नदी पर है? गोमती नदी, रिहन नदी, गंगा नदी या सरयू नदी? ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आर्टिफिशियल रिजर्वायर है ये रिहन नदी पर बनाया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश रिहन नदी से रिलेटेड है। इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। कहां पर? तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। और रिहंद नदी यहां पर आप देख पा रहे हैं, उस पर रिहंद डैम है। और रिहंद जो है ये सोन की एक सहायक नदी है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। इस सवाल को पूछे जाने का मकसद है कि जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स रिजर्वायर्स हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल या फिर टेहरी डैम या फिर राणा प्रताप, कोटा बराज, सरदार सरोवर, खकड़ा पारा, हीराकुंड, निजाम सागर, रामागुडम, कोटागुडम, तुंगभद्रा, सब कुछ आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। विच रिवर इन इंडिया क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? यानी 2 बार कर्क रेखा को कोई नदी जो है इसे काट दे रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। कौन सी नदी है? लूनी, चंबल, ब्यास, माही या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है मध्य प्रदेश की माही नदी। यहां देख लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाया गया है यहां पर, और ये माही नदी है ब्लू कलर से। ओके, और ये फाइनली जाके अपने पानी को गिरा देती है अरेबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, यानी कि साउदर्न इंडिया के हिल्स की सीक्वेंस की बात की जा रही है। पालनी हिल्स, सिरुमली, सिवरोय और जावेदी को आपको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ पहले अरेंज कर लेना है। हालांकि इसमें पूछा गया है साउथ से नॉर्थ, तो सबसे साउथ में पालनी पड़ता है, फिर सिरुमली, फिर सिवरोय और सबसे नॉर्थ में जावेदी है। यहां पर देख लीजिए, यहां पे पालनी, सिरुमली, सिवरोय, जावेदी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर्स भी आपको मालूम होने चाहिए। ये कैमो रेंज थोड़ा इधर दिखाना चाहिए था इन्हें। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आइडिया रखते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि कौन सी वो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसमें पोलेंड्री प्रैक्टिस की जाती है। पोलेंड्री का मतलब होता है कि एक महिला का एक से अधिक पुरुषों से ब्याह हुआ हो एक ही टाइम में। तो ये टोडा ट्राइब्स में प्रैक्टिस पाई जाती है। टोडा ये जो ट्राइब्स हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में या नीलगिरी के क्षेत्र में वास करते हैं, और ये सेवरल सेंचुरी से पोलेंड्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री हैव द लार्जेस्ट कोस्टल लेंथ इन द वर्ल्ड? देखिए
अब मैं ये कहानी थोड़ा सुनाता हूँ। अगर ये नॉर्मल सा ऐसा कोई कोस्ट लाइन है तो ये बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि इसके जगह ऐसा ऐसा रहता तो कोस्ट लाइन बढ़ जाता ना, समझ रहे हैं। अगर कहीं बैक वाटर्स हैं या फियर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कटा छटा कोस्टल लेंथ है तो बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो ये जो है कनाडा में ऐसा देखा जाता है। कनाडा के इस मैप को देखिए कितना ज़्यादा ये कटा छटा है और इस तरीके से कोस्टल लेंथ जो है ये बढ़ा देता है और इस तरीके से कनाडा दुनिया का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाला कंट्री बन जाता है, जिसमें कि टोटल 2,02,080 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, या कह लें कि 125 या 1,25,000 माइल्स। ठीक है। पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में आप देख पाएंगे, इस साइड में पैसिफिक लिखा भी हुआ है। इसी तरीके से ईस्ट में आपको ये पूरा का पूरा अटलांटिक वाटर्स नजर आ रहा है, अटलांटिक ओशन। आर्कटिक इसके नॉर्थ में आप देख पा रहे हैं, आर्कटिक ओशन। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड कोस्ट लाइन वाला देश कौन है आफ्टर कनाडा? तो इंडोनेशिया, जिसका करीब 1 लाख किलोमीटर कोस्ट लाइन है और वो भी जाना जाता है बीचेस के लिए। बहुत तरीके के डाइवर्सिटी है फौना फ्लोरा में। ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 20 क्वेश्चंस देखे ज्योग्राफी के। फिर हम आगे मिलेंगे और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।